नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी की क्लास इसके अंतर्गत पढ़ेंगे मानव भूगोल के सिद्धांत। इससे पहले वाली क्लास में हमने मानव भूगोल के सिद्धांत में पहला सिद्धांत पढ़ा था क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे दूसरा सिद्धांत जिसका नाम है पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत। पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत। देखिए, पार्थिव एकता यानी कि भौगोलिक वातावरण के सभी तथ्य हैं, इनमें एकता है वो पाई जाती है, तो उसको तो कहा जाता है पार्थिव एकता। अंतर संबंध का तात्पर्य है कि ये भौगोलिक वातावरण के सभी तत्व हैं, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका एक का अध्ययन है वो दूसरे के बिना नहीं किया जा सकता, यानी एक भौगोलिक तथ्य है ये दूसरे भौगोलिक तथ्य को प्रभावित करता है या कारक है वो प्रभावित करते हैं, और उन्हीं के परिणाम स्वरूप नए सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। देखिए, पार्थिव एकता का सिद्धांत हमको बताता है कि जो संपूर्ण पृथ्वी है इसमें सभी भौगोलिक कारक हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं या जुड़े हुए हैं। किसी भी भौगोलिक कारक का अपने आप में पृथक अस्तित्व है वो नहीं होता है, क्योंकि सभी भौगोलिक कारक एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। यदि हम बात करें उन भौगोलिक कारकों की जिनके आधार पर किसी क्षेत्र का सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है, तो किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक भूदृश्य का जो विकास होता है वो वहाँ के भौगोलिक और मानवीय कारणों के अंतर संबंधों के कारण ही होता है। उसमें हम एक कारण या एक कारक के अलग पृथक अस्तित्व की कल्पना है वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंतर्गत भौगोलिक और मानवीय दोनों कारकों का योगदान होता है, तभी जाकर एक क्षेत्र विशेष का नया सांस्कृतिक भूदृश्य है वो निर्मित होता है। इस प्रकार से कि भौगोलिक वातावरण के सभी तथ्य हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और जुड़े हुए हैं। जैसे हम देखें कि किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाला जो मानव है, उस मानव के ऊपर वहाँ के भौगोलिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, और उस वातावरण का प्रभाव मानव के रहन सहन है, खान पान है, वेशभूषा है, उसके क्रियाकलाप है, उसके आधार पर दिखाई देता है। लेकिन मानव का जो विवेक है और उसका जो तकनीकी ज्ञान है वो भी भौगोलिक वातावरण को प्रभावित करता है। तो एक तरफ मानव के क्रियाकलापों पर किसका प्रभाव पड़ रहा है? भौगोलिक वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी तरफ मानव अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर भौगोलिक वातावरण को भी प्रभावित कर रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? अंतर संबंध हो गया मानव के क्रियाकलाप और उसके भौगोलिक वातावरण के बीच में। तो इसी को हम कहते हैं अंतर संबंध का सिद्धांत, यानी पार्थिव एकता का सिद्धांत। देखिए, पार्थिव एकता की संपूर्ण प्रकृति के अंतर्गत सभी तथ्य एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, तथा प्रत्येक भौगोलिक कारक का प्रत्येक भौगोलिक कारक का
स्वतंत्र या पृथक अस्तित्व संभव नहीं होता है। नहीं होता है। किसी क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक भूदृश्यों के विकास में भौतिक या भौगोलिक व मानवीय कारकों का सम्मिलित योगदान होता है। सम्मिलित योगदान होता है किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक भूदृश्य के विकास में भौगोलिक और मानवीय दोनों कारकों के सम्मिलित योगदान के द्वारा ही उस क्षेत्र का सांस्कृतिक भूदृश्य वो विकसित होता है। ये सभी कारक एक दूसरे से संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, हो गया अंतर संबंधित हो गए। तो इनमें क्या पाई जा रही है? एकता पाई जा रही है। इन्हीं अंतर संबंधों के कारण पार्थिव एकता की उत्पत्ति होती है। तभी तो कहते हैं पार्थिव एकता, टेरेस्टेरियल यूनिटी। ठीक है, या इंटरेक्शन थ्योरी कि पार्थिव एकता या अंतर संबंधों का सिद्धांत क्या है, जिसमें दोनों प्रकार के तथ्य, चाहे भौतिक हो चाहे मानवीय, वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होंगे, तभी जाकर एक एकता का निर्माण होगा और उस एकता से अंतर संबंध स्थापित होंगे। तो यह है आपका पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत। इसमें यही बताया है कि भौगोलिक वातावरण के जो सभी तत्व हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं और प्रत्येक भौगोलिक कारक का पृथक अस्तित्व है वो संभव नहीं होता। वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और स्वयं भी प्रभावित होते हैं, जिसके आधार पर किसी क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण होता है। तो किसी क्षेत्र के सांस्कृतिक भूदृश्य के निर्माण में वहाँ के भौगोलिक और मानवीय कारकों का योगदान होता है। आगे देखते हैं हम एक एग्जाम्पल, उदाहरण। किसी क्षेत्र में निवास करने वाले मानव वर्ग पर वहाँ के भौगोलिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है और प्रभाव उसके किन किन क्रियाकलापों पर देखा जाता है। उसके रहन सहन
वेशभूषा, खान पान, ठीक है, आवास हो गया, आर्थिक क्रिया, आदि पर पड़ता है। ये तो पड़ रहा है मानव के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान आदि पर वहां के भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। लेकिन मानव स्वयं अपने विवेक से व तकनीकी के आधार पर भौगोलिक वातावरण को प्रभावित करता है। भौगोलिक वातावरण को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये हो गया, देखिए, भौगोलिक वातावरण और मानवीय कारकों के बीच में अंतर संबंध या पार्थिव एकता, कि किसी क्षेत्र में निवास करने वाला जो मानव वर्ग है उसके ऊपर वहां के भौगोलिक वातावरण का प्रभाव उसके किन किन क्रियाकलापों पे दिखाई देता है। रहन सहन, खान पान, वेशभूषा। जैसे हम जो जनजाति पढ़ेंगे, चाहे भारत की हो चाहे विश्व की हो, कि एस्किमो लोग किस क्षेत्र में निवास करते हैं, वहां की भौगोलिक दशाएं किस प्रकार की हैं, उन दशाओं के अनुसार उन लोगों का खान पान कैसा है, उनकी वेशभूषा किस प्रकार की है, उनकी शारीरिक विशेषताएं किस प्रकार की हैं, ठीक है, उनके आर्थिक क्रियाकलाप कैसे हैं, उनका जो समाज का संरचना है वो किस प्रकार की है। तो ये प्रभाव पड़े वहां के भौगोलिक वातावरण। लेकिन मानव का जो तकनीकी ज्ञान है, वो तकनीकी ज्ञान के आधार पर मानव खुद भौगोलिक वातावरण को भी प्रभावित करता है कि उसने किस प्रकार के अधिवास बनाए उस क्षेत्र में, यदि उसमें तकनीकी का विकास हो गया है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है। इसी प्रकार से हम अंतर संबंध को स्थापित करते हैं कि देखिए, किसी क्षेत्र की जो जलवायु की दशाएं हैं वो जलवायु के तत्वों के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। जलवायु के तत्व हैं, तापमान है, आर्द्रता है, ठीक है, वर्षा है, इसके आधार पर निर्धारित की जाती है जलवायु की दशाएं किसी क्षेत्र की। हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र में जो वनस्पति का विकास होता है, वनस्पति का जो विकास है किसी क्षेत्र में, वो जलवायु के आधार पर होता है। लेकिन वनस्पति स्वयं जलवायु को निर्धारित करती है। ठीक है, कि किसी क्षेत्र में वनस्पति का जो विकास होता है वो जलवायु के आधार पर होता है। लेकिन जब वनस्पति विकसित हो जाती है तो उसके आधार पर भी जलवायु का निर्धारण किया जाता है कि इस क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पति है तो कैसी जलवायु होगी। तो जलवायु और वनस्पति एक दूसरे से क्या हो गए, अंतर संबंधित हो गए, कि पहले जलवायु ने वनस्पति को निर्धारित किया, फिर वनस्पति ने जलवायु को निर्धारित किया, तो उसके आधार पर, लेकिन वनस्पति स्वयं जलवायु को निर्धारित करती है। तो ये क्या हो गया, इनमें अंतर संबंध हो गया। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र में देखिए कि पर्वतों से नदियों का उद्गम होता है। हम देखते हैं कि पर्वत से उद्गम होता है नदियों का। नदियों के द्वारा, नदियां पर्वतों से आती हैं तो अपने साथ तलछट है, मृदा है, चट्टानों के टुकड़े हैं, उनको अपने साथ बहा कर लाती है। ये बहा कर लाती है तो मैदानों में आकर, गर्तों में इस तलछट का क्या करती हैं, जमाव करती हैं। ठीक है,
तो नदियां अवसाद लाती हैं और अवसाद का क्या करती हैं, जमाव करती हैं। जमाव कहाँ पर होता है, मैदानों में होता है, गर्तों में होता है, ठीक है। और जब ये जमाव आगे बढ़ता जाता है धीरे धीरे, तो फिर क्या होता है, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और पर्वत निर्माण की प्रक्रिया में क्या होता है, जमाव फिर क्या होने लग जाता है, संकुचित होने लग जाता है और संकुचित होकर के पर्वत का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पर्वत ने जो नदी को जन्म दिया, उस नदी के कारकों के द्वारा ही उस क्षेत्र में दोबारा से पर्वतीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। तो यानी कि इन कारकों में भी एक दूसरे से क्या हो गया, अंतर संबंध स्थापित हो गया। इसलिए इसको कहते हैं पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत। अब हम देखेंगे कि पार्थिव एकता के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं कि पार्थिव एकता के पक्ष में किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा, उनके बारे में हम देखेंगे। पार्थिव एकता के पक्ष में विभिन्न विद्वानों के विचार। विभिन्न विद्वानों के विचार, जिन्होंने अपने अपने विचार दिए किसके पक्ष में, पार्थिव एकता के सिद्धांत के पक्ष में। उन्होंने क्या क्या कहा उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल, जो कि मानव भूगोल के जन्मदाता है, कि रेडजेल ने पार्थिव एकता के बारे में क्या कहा। इन्होंने कहा था मानव भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित हैं। मानव भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित हैं, ठीक है। जो किसी क्षेत्र के भौगोलिक वातावरण में विकसित होते हैं, ठीक है। और भौगोलिक वातावरण क्या है तथा वातावरण स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है, ठीक है। तो ये परिभाषित किया था या अपना विचार दिया था फ्रेडरिक रेडजेल ने कि मानव भूगोल के जो दृश्य होते हैं वो पार्थिव एकता से संबंधित होते हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष के भौगोलिक वातावरण में विकसित होते हैं। और भौगोलिक वातावरण क्या है, स्वयं एक भौतिक दशाओं का योग है। ये परिभाषित किया था इन्होंने अपने ग्रंथ एंथ्रोपोजियोग्राफी इसमें अपने पार्थिव एकता से संबंधित अपने विचार हैं वो दिए थे। दूसरा विचार है पार्थिव एकता के पक्ष में, इनकी शिष्या है कुमारी सैंपुल। और कुमारी सैंपुल ने अपने विचार दिए थे, अपना मत दिया था कि मानव के क्रियाकलापों का
वैज्ञानिक अध्ययन उस पृथ्वी के बिना नहीं किया जा सकता, जिस पर मानव रहता है। सामुद्रिक व्यापार, जिस पर मानव रहता है, सामुद्रिक व्यापार करता है, वह यात्राएं करता है। तो सैंपल कह रही है कि यदि मानव के क्रियाकलापों का हमको वैज्ञानिक अध्ययन करना है तो उस पृथ्वी का भी अध्ययन करना होगा जिस पर मानव रह रहा है, अपने क्रियाकलाप कर रहा है, व्यापार कर रहा है। तो इन्होंने मानव और पृथ्वी का जो भौगोलिक वातावरण है, इनके अंतर संबंधित है, उसको करने का प्रयास किया है। तीसरी परिभाषा है आपकी हमबोल्ट की। देखिए, ये विभिन्न विद्वानों के पार्थिव एकता के पक्ष में विचार हैं कि पार्थिव एकता के पक्ष में इन्होंने क्या विचार दिए। हमबोल्ट ने क्या विचार दिया था कि संपूर्ण प्रकृति में एक ध्रुव से लेकर दूसरे ध्रुव तक एक ही आत्मा व्याप्त है, जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, पत्थरों तथा स्वयं मानव में प्रवेश कर गई है। मानव में प्रवेश कर गई है। ठीक है, तो इन्होंने एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक ही आत्मा को व्याप्त बताया, जो कि सजीव और निर्जीव सभी प्रकार के जो कारक हैं उनमें पाई जाती है। तो इसके आधार पर इन्होंने भौगोलिक और मानवीय दोनों प्रकार के तथ्य हैं, इनको अंतर संबंधित करने का प्रयास किया। अगले हम परिभाषा देखेंगे। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने आपके पार्थिव एकता के पक्ष में अपने अपने विचार दिए हैं और उसके विचार को प्रमाणित करने का प्रयास है वो किया है। अगली परिभाषा देखें हम जीन ब्रूंस के अनुसार। कि जीन ब्रूंस ने पार्थिव एकता के बारे में क्या कहा था। जीन ब्रूंस ने कहा था कि संपूर्ण प्रकृति में पार्थिव एकता व्याप्त है, संपूर्ण प्रकृति में पार्थिव एकता व्याप्त है, जो मानव व वातावरण के अंतर संबंधों को
स्थापित करती है। ठीक है, तो ये जीन ब्रुन्स ने बताया कि संपूर्ण प्रकृति में ही पार्थिव एकता है जो मानव और उसके वातावरण के अंतर संबंधों को स्थापित करती है। तो ये विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए थे पार्थिव एकता के बारे में और पार्थिव एकता या अंतर संबंध के सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया था। देखिए, इसके आधार पर यदि हम और एग्जाम्पल लें इसके पार्थिव एकता के बारे में कि ब्रह्मांड में जो विभिन्न ग्रह हैं वो अपने अपने गुरुत्वाकर्षण बल से एक दूसरे के द्वारा बंधे हुए हैं, संतुलित हैं, एक दूसरे से संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं। तो उनमें सब में भी क्या पाई जाती है? पार्थिव एकता पाई जाती है। पार्थिव एकता के सारे वो संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं। इसी के आधार पर यहाँ पर पार्थिव एकता को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार स्थापित करने का प्रयास है वो किया है या समझाने का प्रयास किया है। अब हम देखेंगे पार्थिव एकता के सिद्धांत का जो स्पष्टीकरण है वो कि किस प्रकार से इन्होंने पार्थिव एकता के सिद्धांत का स्पष्टीकरण किया और उसके बारे में क्या कहा। पार्थिव एकता के सिद्धांत का स्पष्टीकरण। ठीक है, पार्थिव एकता के सिद्धांत का स्पष्टीकरण किस प्रकार से किया गया है? पहला, जैव मंडल या जीव मंडल के द्वारा, जैव मंडल के द्वारा। तो जैव मंडल के द्वारा पार्थिव एकता के सिद्धांत का स्पष्टीकरण कैसे किया कि भाई जैव मंडल क्या है? जहां पर जीवों के जीने के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। और जैव मंडल होता कहां पर है? जैव मंडल का विस्तार महासागर या जल के उस क्षेत्र से लेकर, किस क्षेत्र से? जहां पर जीवों के जीने के लिए अनुकूल दशाएं हैं, तो उस क्षेत्र से लेकर वायुमंडल तक जहां पर जीव पाए जाते हैं वहां पर जैव मंडल का विस्तार है। तो जैव मंडल के द्वारा इसका स्पष्टीकरण कैसे होता है कि जीव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल व वायुमंडल से मिलकर बना है और इन तीनों मंडलों में जो अनुकूल दशाएं हैं जीवों के जीने के लिए, जीवों के जीने के लिए अनुकूल दशाएं वो दशाएं क्या बनाती हैं? जैव मंडल बनाती हैं। जहां पर ये अनुकूल दशाएं मिलती हैं उसको कहते हैं जैव मंडल। तो ये जैव मंडल है वो पार्थिव एकता को स्पष्ट करता है। कैसे? कि तीनों मंडलों में एकता पाई जाती है, कि तीनों मंडलों में जीव पाए जाते हैं, तीनों मंडलों में ये जीव एक दूसरे से अंतर संबंधित है और तीनों मंडलों के अंतर्गत ही जैव मंडल का विस्तार है। तो जैव मंडल के द्वारा इसको स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया गया। दूसरा प्रयास किया गया है स्पष्टीकरण का जल चक्र के द्वारा। जल चक्र के द्वारा, जल चक्र के द्वारा कैसे स्पष्टीकरण किया गया कि भाई जल का चक्र कैसे संचालित होता है कि सूर्य के ताप के कारण महासागर का जल है वो वाष्प में परिणित होता है। वाष्प वो ऊपर वायुमंडल में जाती है, वाष्प ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद वो बादलों का रूप ले लेती है, बादलों का संघनन होता है और संघनन होने के बाद में वर्षा के रूप में नीचे स्थल मंडल पे आती है। तो देखिए जल का चक्र शुरू हुआ है कहां से? महासागर से, यानी जल मंडल से। महासागर से जल का क्या हुआ? वाष्प, वाष्प उड़कर कहां गई?
वायुमंडल में किसका निर्माण हुआ? बादलों का क्या हुआ? संघनन हुआ, और संघनन होने के बाद में क्या हुआ? वर्षा हुई, और वर्षा होके कहां पर आई? ये धरातल पे आई। ठीक है, तो इस प्रकार से जल चक्र के द्वारा भी पार्थिव एकता के सिद्धांत का स्पष्टीकरण होता है। ठीक है, क्योंकि जल का चक्र तीनों मंडलों के द्वारा ही जुड़ा हुआ है। तीसरा, वायुमंडल के तत्वों के द्वारा। वायुमंडल के तत्व कौन से? हम देखते हैं, वायुमंडल के तत्वों के अंतर्गत सूर्य ताप के कारण उत्पत्ति होती है वायुदाब की। वायुदाब के कारण चलती हैं पवनें। ठीक है, तो एक दूसरे से क्या है? ये अंतर संबंधित है। ठीक है, अंतर संबंध है तो पार्थिव एकता इनमें पाई जा रही है। तो वायुमंडल के तत्वों के द्वारा भी पार्थिव एकता को स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगला है कि धरातल पे जो पर्वत पाया जाता है, पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, झीलें हैं, ये भी पार्थिव एकता में सहयोगी है। पार्थिव एकता में सहयोगी है। सहयोगी कैसे? क्योंकि पर्वत अपरदित होकर पठारों का रूप लेते हैं। ठीक है, पर्वतों से नदियां निकलती है, नदियों का जमाव झीलों और गर्तों में होता है, और ये फिर पर्वतीकरण की प्रक्रिया को दोबारा से जन्म देती है। तो ये भी क्या है? पार्थिव एकता में सहयोगी है। तो ये हो गया आपका पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा सिद्धांत वातावरण समायोजन का जो सिद्धांत है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।